तो आप में से न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कभी सिलेक्शन 2 नंबर से रह जाता है, कभी 3 नंबर से रह जाता है, कभी पॉइंट में रह जाता है। और एक कैटेगरी वो है जिसके इस समय पे 50 से 60 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं। इससे नीचे वाली जो कैटेगरी है वो तो 1 महीने में शायद ही ऊपर उठ पाएगी। लेकिन जिस बंदे के इस समय पे 50 नंबर है, 60 नंबर है या फिर इससे ऊपर नंबर है, उसके एक बार को बहुत चांस बनते हैं कि वो बंदा अगर सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करे तो वो सिलेक्शन तक जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊं उससे पहले एक नजर आप सब लोगों की जरूर से जरूर होनी चाहिए कि भाई साहब कट ऑफ पर थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या हाल चल रहे हैं इस समय पे। तो यहां पर अगर आप देखें तो लगभग ये मान के चलिए कि 75-80 के आसपास जो रेंज रही है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। कहीं कहीं पे 70 भी गई है, जैसे अहमदाबाद में 72 गई है। अदरवाइज आप देख लीजिए 75-80 की ही रेंज है। एक चंडीगढ़ में 72 गई है बस, बाकी 75 से 80 के आसपास की रेंज है। और अगर कोई बच्चा 80 से अच्छे नंबर ले आता है, यानी कि 85 नंबर ले आता है, तो फिर तो आप भूल ही जाइए कि भाई साहब वो बंदे का सिलेक्शन रुकेगा। उसका तो सिलेक्शन 110% तय है। अब आप ये मत कहना कि तेरा बाप लेके आएगा क्या, कुछ लोग वैसा बोलते हैं। मैं लेके आ रखा हूं 90 नंबर, मेरे को छोड़ दीजिए। आप इस बात को मत कहिए कि कौन लेके आएगा। 2018 में, यानी कि आज से 8 साल पहले 90 नंबर ला रखे। अगर 90 नंबर आप आज ले आओ तो कोई माइकल लाल आपको ना आज रोक सकता है ना उस समय रोक सकता था। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार आपने ये नजर मान लिया रिजर्व कैटेगरी की। बात करें SC ST की तो इनकी रेंज है 65 से 70 की। ST की भी वही रेंज है 65 के आसपास की। और OBC की जो रेंज है वो 80 से 2-3 नंबर कम की है, बाकी उतना ही है। और EWS वालों में कई कई पे बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हुए। अदरवाइज इनकी रेंज भी 65 से 70 के आसपास की, यानी कि SC के बराबर की इनकी रेंज है। तो इस चीज से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मेरी कट ऑफ क्या जा रही है। अब जब कट ऑफ ये जा रही है तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको स्ट्रेटेजी भी बदलनी होगी। आप अगर पुराने ढर्रों पे चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स जो आप करते हैं एग्जाम में, वो मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है। और एग्जाम से पहले जो तैयारी में आप मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती आप लोग क्या करते हैं कि जो चीज आती है आपको, आप उस चीज को भी बहुत सारा टाइम एग्जाम से पहले देना शुरू करते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती है। जो चीजें आपको आती हैं उस चीज को आप सरसरी निगाह से, कहने का मतलब यह है कि बहुत ही तेजी के साथ देखेंगे, जिससे कि आपका समय बचेगा। जो चीज आपको नहीं आती है, या जैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है, या आपको बाकी चीजें जो आपको नहीं आती हैं, जैसे मान लेते हैं साइंस के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी मान लेते हैं आपका अच्छा नहीं है चैप्टर, आप उस चीज पे समय देंगे। तो ऐसी चीजों पे समय देना है जो आपको नहीं आती हैं, और जो आती हैं उनको रिवीजन के रूप में लेना है। ये नहीं करना है कि मैं तो आज फिर दोबारा से नंबर सिस्टम कोडिंग डिकोडिंग दोबारा से बेहतरीन तरीके से पढ़ूंगा। तो भाई अगर इस तरीके से करोगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा। दूसरी चीज, ये पहली चीज थी। दूसरी चीज, वो तो मैं बताऊंगा कि कितने घंटे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, कितने घंटे क्या पढ़ोगे, वो तो सारी चीजें बाद में बताऊंगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, आप लोग के अंदर ये चल रहा है कि आप लिमिट सेट नहीं कर पा रहे हो अपनी। आपके मन में चलता है कि यार ALP के भी सारे क्वेश्चंस कर लेता हूं, टेक्नीशियन के भी कर लेता हूं, और ग्रुप डी के भी 101 शिफ्ट 2022 वाली भी कर लेता हूं, 2024 वाली भी कर लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं। जब आपके दिमाग में ये वाली चीज आती है सब कुछ कर लेता हूं, तो आपका दिमाग कुछ नहीं कर पाता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। जब क्लास में टीचर ये बोलता है कि मेरे प्यारे बच्चों कल ये पूरी की पूरी किताब आपको याद करके आनी है, आप ये बताइए आप में से आधे से ज्यादा बच्चे ये कहेंगे है बेवकूफ है, पूरी किताब किसी को याद हो जाएगी। आप घर जाके कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कल पिटना तो है ही, किताब तो किसी को भी याद नहीं होगी। लेकिन अगर यही टीचर आपसे बोले कि सिर्फ ये 10 क्वेश्चन पढ़ने, तो निश्चित तौर से आप में से 80% बच्चा होगा जो उन 10 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन जरूर से जरूर करके आ जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप लिमिटेड पढ़ते हैं या आपके पास एक लिमिटेड टारगेट है तो उसमें से आप नंबर खींच लेंगे। लेकिन अगर आपके पास अथाह कंटेंट है, अथाह टेस्ट सीरीज है, अथाह आप PYQ लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज को अपने दिमाग में बांध लीजिए। ये मैं उनकी बातें बता रहा हूं जो बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, ना सिर्फ अपनी, जितनी भी मेरे टॉपर से बात हुई है या मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, ये सब वही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि लिमिट्स को सेट करते हैं, अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखते हैं। आप लोग अपने दिमाग को स्ट्रेस से पागल कर देते हो, जिसकी वजह से आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। और एक बच्चा जो स्मार्ट वे में तैयारी करता है उसको ये दिक्कतें सामना नहीं करना पड़ता। तो अब आपको किन किन चीजों से बचना है? सबसे पहला काम, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जो भी यूट्यूब पे ये वाली चीजें कराते हैं कि भाई साहब आप 30 साइंस के क्वेश्चन कर लो, 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लो, इन सब चीजों से बचना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तभी
आप इनकी तरफ जा सकते हैं। और स्पेशली अगर कोई टीचर आपको ग्रुप डी के, एएलपी के और जेई के लेटेस्ट क्वेश्चन, जेई के कह रहा हूं, एएलपी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा है, कोई भी टीचर जो मैथ्स के करा रहा हो 25 क्वेश्चन और कम समय ले रहा हो और आपके काम का हो, आप उस सेशन को देख सकते हैं, रीजनिंग के सेशन को देख सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा कारगर होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो कोई काम का नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। दूसरी चीज, ये लिमिट्स हो गई। टेस्ट जो है वो जगह जगह नहीं मारने कि भाई साहब टेस्ट पे मारूंगा, इसके जहां सर की ऐप पे मारूंगा, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे मारूंगा, एग्जाम्पल पे, ये सब नहीं चलेगा। आप लोगों को अपनी लिमिट सेट करनी है। दूसरा, पीवाईक्यूज सारे के पीछे नहीं लिपटना है, कितने करने हैं वो मैं अभी बताता हूं आपको। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है, जिससे आप रिवीजन कर सकें। अब मैं आपको ये 30 डेज का प्लान बता रहा हूं, तो देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बच्चा जो अंधों की तरह पढ़ता चला जा रहा है, उसको यही नहीं पता है कि उसके पास समय कितना है, तो फिर वो चीजों को सही से हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर एक बच्चे को पता है कि मेरे पास इतना समय है, इस समय में इतना ही कर सकता हूं, ये बात की क्लैरिटी अगर आपको पहले पता चल गई, तो फिर आप उसी हिसाब से समय दोगे। ऐसा नहीं करोगे कि भाई यहां ज्यादा समय दे दिया, यहां कम समय दे दिया, समझ रहे हो, फिर बाद में आपको इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले आप ये देखिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया टारगेट क्लासेस की प्राइस कम कर दीजिए। अरे प्राइस मैंने कम कर दी है और आप चाह रहे हैं कि टारगेट क्लासेस से जुड़ जाए। इस समय पे सबसे बेस्ट वे ये है कि आप चाहे टारगेट्स के थ्रू कंप्लीट करें, चाहे आप जैसे कंप्लीट करें, आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए और उस कंटेंट को डेली के बेसिस पे आपको 8 से 10 घंटे पढ़ के कंप्लीट करना है। ये इस समय पे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा अभी, तो टारगेट्स भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, तो ये है लास्ट 30 डेज। इसमें हमें, अगर हम पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, ये 8 से 16 घंटे नहीं, 8 से 10 घंटे नॉर्मली है, ये गलत इसने लिखा हुआ है, ये 8 से 10 घंटे की तो मिनिमम पढ़ाई है। देखिए जब लास्ट महीना होता है ना, ये आर एन पार का होता है, तो अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा ऐसा बच्चा पढ़ा हुआ है यहां जो 14-14 घंटे पढ़ाई कर लेता है। आप लोग कहते हो कि भैया कितने घंटे पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ना है। मैं कहता हूं एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को यह नहीं बोलना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ना है, उसे पूरा जितना समय मिलता है, खाना खाने के अलावा, नहाने के अलावा, जितना उसको समय मिलता है उस सारे टाइम में पढ़ना है। तो 8 घंटे 10 घंटे की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके जो काम है, खाना, नहाना, धोना, सोना, इसके अलावा जितना समय बच रहा है, नींद आ रही है तो सो जाओ, खाने की भूख लग रही है तो खा लो, इसके अलावा जितना समय बच रहा है उस समय को आपने पढ़ाई में लगाना है। यह होती है टॉपर की स्ट्रेटजी। आप लोग कहते हैं कि मैं तो 6 घंटे पढ़ लिया अब नहीं पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ लिया, ये सब नहीं। फिर भी मैं मानता हूं कि आप अपने सोने के अलावा, खाने के अलावा, नहाने के अलावा 8 से 10 घंटे तो मिनिमम निकाल ही लेंगे, क्योंकि 8 घंटे की अगर आप नींद भी ले रहे हैं और 4 घंटे आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, तब भी मेरे प्यारे बच्चों 12 घंटे का समय आपके पास बचता है। और इस 12 घंटे में से अगर आप 2 घंटे मोबाइल भी देख रहे हैं, 4 घंटे मोबाइल भी देख रहे हैं, तो 8 से 10 घंटे का समय निकाल सकते हो। इस 8 से 10 घंटे में आप लोग क्या करेंगे, डेली आपको कितना समय किस चीज को देना है। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास टोटल ही 240 से 300 घंटे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इस समय पे हम अगर 10-10 घंटे की नंबर सिस्टम देखेंगे, 50-50 घंटे की ज्योमेट्री की वीडियो देखेंगे, 30-30 घंटे की ट्रिगोनोमेट्री की वीडियो देखेंगे, तब तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ये क्लैरिटी आ गई इस चीज से, क्योंकि मेरे पास समय है 240 से 300 घंटे। इस 300 घंटे में मेरे को 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है। तो ये तो निश्चित तौर से तय है कि लेक्चर्स देख के काम नहीं होगा, सारी चीजों के लेक्चर्स नहीं देखे जाएंगे। वीक चीजों के, आप जिसके आपके वीक पॉइंट्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसका लेक्चर आप देख सकते हैं, लेकिन सारी चीजों के लेक्चर देखने से काम कतई नहीं चलेगा, क्योंकि मैं लिख के देता हूं इस बात को। आप अगर टीचर्स के पास जाएंगे, उनके मैथ्स के कोर्स 500-500 घंटे के हैं, 300-300 घंटे के हैं, तो अगर पूरे दिन 10-10 घंटे भी मैथ्स देखोगे तब भी नहीं कर पाओगे लेक्चर्स के थ्रू। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी है कि जो चीजें आती हैं, जैसे नंबर सिस्टम आपको आता है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो। अगर नील बटा सन्नाटा हो तो इस वैकेंसी को ना छोड़ के पहले अपनी फाउंडेशन तैयार करो, अगली वैकेंसी में बैठना ढंग से। मतलब पेपर दे दो आप तैयारी करके, लेकिन ये आपको पता है नील बटे सन्नाटा का यहां नहीं होना है, अभी नहीं होना है। नील बटा सन्नाटा को चाहिए पहले फाउंडेशन तैयार करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ आता है आपको, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो चीजें आती हैं उन चीज को खाली ऐसे, जैसे मैं अभी अगर एग्जांपल दूं, तो मेरे पास यहां पर कोई किताब पड़ी हो, मान लेते हैं
चलो कोई सी भी किताब उठा लेते हैं। यहां पर अभी किताब मेरे को, चलो डीजल मैकेनिक की किताब एक दिखी है। ये जैसे मेरे पास डीजल मैकेनिक की किताब है, इस किताब में मैंने देखा कि पहले नंबर पे एक चैप्टर दिया हुआ है मेन पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन, ऐसे ही आपके में दिया हुआ है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम आपको आता है तो आप सिर्फ एक निगाह मारें अपने दिमाग को संतुष्टि देने के लिए कि आपका नंबर सिस्टम भी कंप्लीट है। नंबर सिस्टम को आप ऐसे पलटें, अच्छा ये ठीक है, अच्छा दो से कटने का नियम ये है, विभाजकता का नियम ठीक है, अच्छा ठीक है, ये अच्छा, चलो इसी ये वाली चीज 11 से कटने का नियम देख लेता हूँ एक बार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा ये देख लेता हूँ, ये देख लो। इस तरीके से 15 से 20 मिनट के अंदर आप एक चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो। मान लेते हैं कि कोई टॉपिक नंबर सिस्टम में ही आपको नहीं आता है, उस टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करो, उस टॉपिक को क्लियर कर लो। लेकिन पूरे लेक्चर्स इस समय देखोगे तो आप बेवकूफी करोगे, ये समय है ही नहीं सारी की सारी चीजों देखने का। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, साइंस में भी, स्टैटिक जीके में भी। सब स्टैटिक जीके को तो वो स्टैटिक जीके और करंट को तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर इनकी बात करते हैं मैथ्स की और रीजनिंग की, साइंस की, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो मेरी आपसे यही कहना रहेगा कि इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको समय लग रहा है वो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2024 से लेकर 26 तक, चाहे वो एएलपी-सीबीटी 1 के हों, चाहे ग्रुप डी के हों, स्पेशली ग्रुप डी और एएलपी-सीबीटी 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के ही क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। बाकी मत जाइए एनटीपीसी और जेई, इन सब पे मत जाइए, आप अपने लिमिटेड क्वेश्चंस देखिए और उस पर भी सिर्फ नजर मारनी है, वो क्वेश्चन करना है जो आपको लग रहा है कि कुछ अलग है। अगर आपको लग रहा है कि ये तो मेरे को आता है, ठीक है, तो इस तरीके से निपटाते जाना है। अच्छा ये है, ठीक है, ये ओके, ठीक, अच्छा इससे करके देख लेता हूं। इस तरीके से अगर करोगे तब मेरे प्यारे बच्चों आप सिलेबस को निपटा पाओगे। तो ये एक तरीका है, इससे क्या होगा, जैसे आज आपने नंबर सिस्टम उठाया तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी देख लिए प्रीवियस ईयर और नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। अगर आपके पास समय बचा 2 घंटे तो देने ही देने, अगर आपके पास समय बचा तो आज इजी 2 चैप्टर निपटा दिए, एलसीएम एक्ससीएफ भी निपटा दिया, नंबर सिस्टम में निपटा दिया। इधर रीजनिंग में आए, रीजनिंग में आपने नेक्स्ट चैप्टर उठाया कि कोडिंग डिकोडिंग देख लेता हूं। कोडिंग डिकोडिंग में आपने देखा कि यार ये तो सब ठीक है, ये आ रहा था यार, ये एक नया क्वेश्चन मिला, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन आया है इस बार 2025 में, इस टाइप का नया क्वेश्चन, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन करके देख लेता हूं मैं, ये 2 क्वेश्चन करके देख लेता हूं। फिर आपने पलटा, ये तो सब आता ही है, ये तो पिछली बार भी 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, हाँ ये 2018 में भी ऐसे ही थे, ये तो कर ही रखे हैं, ये तो कर ही लूंगा। मतलब इस समय पे अपने दिमाग को ऐसा बताना है कि हाँ ये वाली चीज तो जो मैंने पहले कर रखी है तो मैं कर ही लूंगा, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये एक नया टाइप दिख रहा है, इसको करूंगा। तब मेरे प्यारे बच्चों आप एक दिन में 2 चैप्टर्स भी निपटा सकते हैं। इस तरीके से आपको मैथ्स को निपटाना है, इस तरीके से आपको रीजनिंग को निपटाना है। साइंस को स्पेशली मैंने 2 से ढाई घंटे का समय दिया है पर डे, और 2 से ढाई घंटे इसलिए दिया है कि 1 घंटा अगर आपने पहले से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आप 1 से 1 घंटा एनसीईआरटी को पढ़ने में देंगे। फिर उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज आप अपनी यूथ कंपटीशन की ओल्ड बुक से भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वही टाइप के हैं, कोई नया नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इन शिफ्टों के जो ये लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं, मैं टेस्ट में तो आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं, हर टेस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अब फुल टेस्ट में भी मैं दूंगा ही दूंगा ये वाले क्वेश्चन लेटेस्ट वाले आपको डलवा के, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ शिफ्ट 10-10 शिफ्ट आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएं। जैसे साइंस प्रोवाइड करा देता हूं 10 शिफ्ट की, करंट का तो कोई फायदा नहीं है, करंट की तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही पढ़ने होंगे, पुरानी करंट का अब कोई फायदा नहीं है। अगर आप पुरानी करंट पढ़ते हैं तो उसका सिर्फ इतना ही फायदा है कि टॉपिक्स देख सकते हो कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो वही टॉपिक है जो स्पीडी पब्लिकेशन में आपको दिए जाते हैं, बाकी दुनिया भर की चीजें करने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो ये वाली चीज आपको समझ आई कि साइंस में आपको एक नजर अपनी एनसीईआरटी, अच्छा आपके दिमाग में आएगा ओल्ड एनसीईआरटी नहीं, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ 5% सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, जैसे कि लीवर जुड़ गया है, ठीक है, लीवर वाला और इंक्लाइन प्लेन जुड़ गया है, तो उसका मैं एक अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इंक्लाइन प्लेन और लीवर का। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा है वो वाली चीज करवा देंगे, बाकी सारा का सारा सिलेबस सेम टू सेम है। तो अपनी पुरानी वाली एनसीईआरटी को ही आप पढ़ सकते हैं, इसकी मार्किंग मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने नहीं कर रखी है मार्किंग, आपको पता नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप उसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, वो सेम टू सेम ही है। बात करते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की, तो देखिए करंट अफेयर्स के आने 20 में से 12 से 13 नंबर की करंट अफेयर्स आने की पूरी उम्मीदें रहती हैं, और रेलवे का कभी पता नहीं होता है, कभी वो करंट अफेयर्स डाल देता है, कभी नहीं डालता है, क्योंकि रेलवे ने देखा, आपने देखा होगा पिछली बार ये हुआ कि सिर्फ 2022 में 10th की एनसीईआरटी आई, लेकिन 2024 के अंदर एग्जाम में 10th की भी आई, 9th की भी आई। तो ये इनका मन है, कभी स्टैटिक जीके और करंट दोनों डाल देते हैं, कभी सिर्फ करंट डाल देते हैं।
तो ऐसा हो सकता है। इसलिए स्टैटिक और करंट के मैं करंट की मार्किंग आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, मार्क करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो अगर कुछ भी ना कर सको तो वो मार्किंग जरूर से जरूर कर लेना, उतने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसके अलावा जब आप मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ 1.5 घंटा दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे रहे हैं, या मान लेते हैं 2-2 घंटे भी दिए आपने, ठीक है, तो 8 घंटे आपका यहां समय हुआ। और इस 8 घंटे के अलावा आपके पास 2 घंटे का ये समय या 4 घंटे का समय, जितना आप निकाल सकते हो भाई। सोने और खाने के अलावा जितना समय बचता है वो पढ़ाई को देना है, तो भाई साहब 10 घंटे तो आप दे ही सकते हो। तो वो 2 घंटे बचे, उसमें आप क्या करेंगे, डेली मत लगाओ फुल टेस्ट, मैं नहीं कह रहा डेली लगाओ, हर 2 दिन के गैप पे, 3 दिन के गैप पे एक फुल टेस्ट लगा लो। ज्यादा नहीं, देखो क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। अगर आपने 10 टेस्ट भी लगाए हैं और उनका अच्छे से एनालिसिस किया तो आपको पता होगा क्या लगाया है, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अगर आप सिर्फ नंबर से बढ़ाते जाओगे कि भाई साहब मैंने तो 30 सेट लगा लिए, 50 सेट, अरे एनालिसिस नहीं करोगे, पता ही नहीं चलेगा कुछ क्वेश्चंस करके। अच्छा एक बात बताओ, एक बंदा 10 क्वेश्चन देख रहा है, एक बंदा 300 क्वेश्चन देख रहा है। 10 क्वेश्चन वाले को पता है कि उसने क्या पढ़ा है, 300 क्वेश्चन वाले को नहीं पता है। देखिए अगर किसी का सिलेबस पूरा है तो वो पर डे लगा सकता है, लेकिन सिलेबस पूरा नहीं है तो आप लोगों को समय के हिसाब से रिवीजन और प्रैक्टिस में मैंने क्या बोला है कि रिवीजन करना है इन चीजों का, जो आप कर ही लोगे पर डे समय देके। इसके अलावा प्रैक्टिस में आप एक सेट रीजनिंग का लगाइए, लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस का, 25 क्वेश्चंस का, वो चाहे आप यूट्यूब से लगा लीजिए, चाहे कोई आज जैसे यूट्यूब का देख लिया लेक्चर किसी का, तो आज आपने लेक्चर का देख लिया, कल को आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स का आज एक रीजनिंग का दे दिया, आज एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया, लेकिन वो लेटेस्ट क्वेश्चन का हो। ऐसा ना हो कि भाई साहब पुराने पुराने क्वेश्चन हैं उसमें, इस चीज का भी ध्यान रखना है। वो मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको एप्लीकेशन पे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। फिर जब ये चीज हो गई, मैथ्स रीजनिंग हो गया, ऐसे ही साइंस का भी प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ वाला। तो इससे क्या होगा, आपके लेटेस्ट क्वेश्चन साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के तैयार हो जाएंगे। और हर 2 दिन के गैप पे, 3 दिन के गैप पे एक फुल टेस्ट मार दो, ठीक है। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि मैथ्स में आपको टोटल ही 60 घंटे का समय मिल रहा है। समय के हिसाब से बांटो। अगर आप डेली, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इतना समय देना है। भाई किसी की अगर रीजनिंग तैयार है तो वो अपना समय मैथ्स में शिफ्ट कर सकता है, साइंस में कर सकता है, जीके में कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग इतना समय मिल रहा है, तो अगर किसी टीचर ने 60 घंटे की ट्रिगोनोमेट्री कराई है, या ज्योमेट्री कराई है, मेंसुरेशन कराई है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि ये वो समय नहीं है, क्योंकि मेरे को तो टोटली 60 घंटे मिल रहे हैं। इन 60 घंटे में मुझे पूरा का पूरा मैथ्स रिवाइज करना है और इसके पीवाईक्यूज भी देखने हैं। तो उसका एकमात्र तरीका है जो मैंने बताया, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे कमेंट कर देना अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी चीज डाउट हो, नए टॉपिक की मैं वीडियो दूंगा। मैंने आप लोगों से बोल दिया है, लीवर और इंक्लाइन प्लेन जुड़ा है, उसकी वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मैथ्स में आपके पास 60 घंटे का समय है, रीजनिंग में लगभग अगर 1.5 घंटा पढ़ते हो तो 45 घंटे का समय है, या फिर अगर 2 घंटे पढ़ते हो तो 60 घंटे का समय है। साइंस में भी आपके पास 60 घंटे का ही समय है, जीके में आपके पास 45 घंटे का समय है। इस तरीके से 210 घंटे तो आपके गए। अब आपके पास 8 घंटे पढ़ रहे थे तो 240 घंटे हैं, और अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 300 घंटे हैं, और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इससे भी ज्यादा पढ़ रहे हैं तो 360 घंटे हैं। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर आपके पास 210 घंटे में से 150 घंटे बचेंगे अगर आप 12 घंटे पर डे दे रहे हो। तो इस 150 घंटे में आप अपने पीवाईक्यूज, अब देखिए ये तो हो गया टेस्ट की बात। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट ही लगाने हैं, ऑफलाइन आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें कम से कम पिछले 10 शिफ्टों के, यानी कि 2025 में जो पेपर हुए हैं वो 10 शिफ्टों के पेपर होने चाहिए। उससे क्या करेंगे, अगर आपका आज ऑनलाइन टेस्ट लगाने का मन नहीं है तो आप एक ऑफलाइन टेस्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे ऑनलाइन टेस्ट सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि हम ये देख लें कि हम समय को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही लगाएंगे क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है, ऐसा नहीं है। आप ऑफलाइन लगाइए, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा बहुत सारे तरीके से। आप, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ 5-7 सेट लगा लीजिए, 10 ऑनलाइन लगा लीजिए, 5-7 सेट ऑफलाइन लगा लीजिए, आपका बेड़ा पार है। अगर आपको कोई ऐसी बुक मिल रही है, ऐसी बुक भी आती है जिसमें आपको क्या मिल रहा है, एएलपी के सेट भी मिल रहे हैं, जेई के भी मिल रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि एक सेट एएलपी का लगा लें क्योंकि सिलेबस सेम टू सेम है, एक टेक्नीशियन का लगा लें, एक ग्रुप डी का लगा लें, फिर एक एएलपी का लगा लें, एक टेक्नीशियन का लगा लें, एक ग्रुप डी का लगा लें, क्योंकि इनका सिलेबस सेम टू सेम है और क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरी तरफ से आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बात करें टारगेट की, तो मेरे प्यारे बच्चों टारगेट में कुछ इस तरीके से हम लोग लेके चलने वाले हैं। प्रैक्टिस आप यूथ की बुक से कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म की बुक से कर सकते हैं, एसके झा सर की बुक से कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे उससे कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स स्पीडी पब्लिकेशन से ही आपको करना है और लेटेस्ट वाली बुक से ही करना,
और अपडेटेड बुक से करना, इस चीज का ख्याल रखना। और दूसरी चीज, टारगेट जो है, अब देखिए बच्चे कह रहे हैं टारगेट दे दो, मैं टारगेट दे रहा हूं, कल को भी टारगेट आपका आएगा, लेकिन ये याद रखना 15 या 18 जुलाई तक टारगेट ले लो, लगभग 50% से 60% सिलेबस 15-18 जुलाई तक निपट जाएगा। इसके बाद मैं सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोशिश करना खुद से चीजों को करना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं टारगेट देता रहूंगा। और अभी बच्चों ने कहा है, कल मीटिंग हुई थी गूगल मीट पे, तो बच्चों ने कहा है कि 2 दिन में एक टारगेट दो, फिर अगले टारगेट को 3 दिन दो, इससे कि हमें समय मिल जाएगा। एक टारगेट को 2 दिन, अगले टारगेट को 3 दिन, तो आपके हिसाब से एक टारगेट को 2 दिन, अगले टारगेट को 3 दिन अगर हम देंगे तो हम 18 तारीख तक लगभग 6 टारगेट वो निपटा लेंगे, तो 7 या 8 टारगेट निपटा लेंगे और 8 टारगेट के अंदर आपका 60% सिलेबस खल्लास हो जाएगा। फिर आपको सारा का सारा कंटेंट मिल ही जाएगा, तो उस कंटेंट से आप खुद भी कवर कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें आपकी रही। अगर आप कहोगे तो मैं, मुझसे कहो तो मैं तो 10 टारगेट में ही पूरा सिलेबस निपटा दूंगा, लेकिन करना आपको है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। इसके अलावा 3 दिन का होगा 4th डे, ये नहीं, अब 3 दिन देखो, फर्स्ट टारगेट 2 दिन का होगा, दूसरा टारगेट 3 दिन का होगा। इसके साथ ALP के टेस्ट कंटेंट प्रोवाइड हम करवाए देंगे, उसको आपको करना होगा, रिवीजन टेस्ट लगाने होंगे, फिर नेक्स्ट टारगेट आएगा। इस तरह से टोटल आपके 8 से 10 टारगेट देने की प्लानिंग है मेरी, और उसी में आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्राइस था, ये प्राइस अब कम कर दिया गया है, तो इसको आपको अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाके एप्लीकेशन पे देखेंगे तो इसकी फी कम कर दी गई है। बाकी आपका मन है, आप चाहें तो परचेज करें, ना चाहें तो मत ना करें, ठीक है। ये कोई जरूरत वाली बात नहीं है, बस ये मैं कह रहा हूं, इस पे टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। जितना कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सकता है आपके सिलेक्शन के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे। 1 महीना पूरी जी जान लगा के आपके साथ लगे रहें। आगे आपका मन है, अगर आप तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसे कर रहे हैं वैसे करें, लेकिन इन 30 दिनों में अपने आप को पूरी तरीके से सिलेबस में घुसा दो, पागल हो जाओ सिलेबस के पीछे, तब जाके कुछ अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, एक बंदा जो एग्जाम से पहले 350 घंटा या 300 घंटा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही देख रहा है, तो ग्रुप डी का इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है कि तुम कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको तरीका पता है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी पता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराने की, जिससे आप कम समय में अपनी चीजों को कवर कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।